फुल मूड में देखिए आप, संगम प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। चलिए अच्छा क्विकली बाजार ले आइए स्क्रीन पर। दबाव गहराता हुआ 10,900 के नीचे 10,882 के लेवल्स पर हो रहा है इस समय कामकाज, और ग्लोबल संकेत थोड़े से मूड बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। मार्केट ब्रेथ अब कमजोर, अच्छी खासी 1:3 का रेशियो, यानी जितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं 3/4 इस समय लाल निशान के साथ आपको ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। मार्केट के एक्शन पे लौटूंगा, लेकिन पहले एक काम करते हैं, आज के मैनेजमेंट से कर लेते हैं बातचीत। और एनबीसीसी इंडिया के सीएमडी डॉक्टर अनूप कुमार मित्तल साहब मेरे साथ जुड़ते हुए। मित्तल सर, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर, थैंक यू। काफी कंसर्न्स हैं सर, पिछले कई सालों से एनबीसीसी इकलौती ऐसी सरकारी कंपनी थी जिसने बड़ा शेयरधारकों को खुश किया, पॉजिटिव रिटर्न्स आए। वो पिछले 1-8 साल से सर मामला थोड़ा गड़बड़ा गया, तो कंसर्न सामने आए। उसमें एक कंसर्न बहुत बड़ा था, एनवायरमेंटल कंसर्न्स बाजार हाईलाइट करने लगा कि आपके कई सारे की प्रोजेक्ट जो हैं वो एनवायरमेंटल क्लियरेंसेज, वो ट्री कटिंग वगैरह लेकर इश्यूज हैं, उसमें फंसे हुए हैं। मुझे बताएं ये कौन से प्रोजेक्ट, कितने क्वांटम के प्रोजेक्ट्स और ताजा हाल क्या है सर? कुछ अप्रूवल्स मिले हैं, कहां तक अटके हुए हैं, कहां तक पेच फंसा है? देखिए ऐसा है कि आप सही कह रहे हैं कि कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर एनवायरमेंटल अप्रूवल को लेके चैलेंज किया, ट्री कटिंग के इश्यूज को रेज किया दिल्ली के अंदर, खासकर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में। 3 प्रोजेक्ट हैं, नारोजी नगर, सरोजनी नगर और नेताजी नगर, जिनकी कुल वैल्यू करीब 25,000 करोड़ रुपए थी, और वो काम शुरू हो गए थे। और वो उनके बाद में कुछ इस तरह का मूवमेंट हुआ कि उसको चैलेंज किया गया, और ये बात करीब जुलाई 2018 की है। लेकिन आज पिछले 2 महीने पहले हाई कोर्ट ने नेताजी नगर और सरोजनी नगर, जिनकी वैल्यू करीब 22,000 करोड़ रुपए की है कंस्ट्रक्शन की और बाकी चीज़ें मिला के, वो क्लियर कर दिए हैं। और उसका काम उन्होंने कहा है कि आप शुरू करिए। तो हमने दोबारा से जो भी छोटी मोटी चेंजेस किए हैं उसकी अप्रूवल्स के लिए भेजा गया है। लेकिन तीसरा प्रोजेक्ट की अभी हाई कोर्ट में डेट है इसी महीने में, उसके ऊपर भी फैसला आ जाएगा। वो काम शुरू पहले ही हो गया था। और जहाँ तक देखिए बात है कि जब आप बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट करते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ कि कुछ चीज़ों का आना आप रोक नहीं सकते हैं। देश है 120 करोड़ की आबादी का, इतना बड़ा नया प्रोजेक्ट पहली बार दिल्ली में रीडेवलपमेंट शुरू हुआ है। और सही कहें तो लोगों के कंसर्न रहते हैं, लेकिन वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। और जैसे मैंने बताया, 2 प्रोजेक्ट हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिए। दिल्ली को भी और देश को, सबको मकान चाहिए, सरकारी मकान चाहिए या प्राइवेट चाहिए, वो बनने ही हैं और बन रहे हैं। दोनों कॉलोनीज़ को खाली कर दिया गया है तकरीबन, और उनके डिसमेंटलिंग का काम अब कैलकुलेशन वगैरह हो रही है। तो वो काम शुरू हो जाएंगे 1-8 महीने के अंदर। आप देखेंगे आने वाले समय में कुछ ही हफ्ते में उनके टेंडर भी आ जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो ये कंपनी जिस तरह से पिछले 4-5 साल में धीरे धीरे करके हम इस जगह पर लेकर आए हैं, उसमें सबसे बड़ा हाथ इन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का है। न्यू मोतीबाग एक कॉम्प्लेक्स हमने डिलीवर किया दिल्ली के अंदर, अब किदवई नगर किया है, जिसको काफ़ी लोग ये कहते हैं कि मॉडर्न इंडिया के अंदर कोई सरकारी कॉम्प्लेक्स इतना बड़ा, इतनी बड़ी मात्रा में मकान के साथ और इस क्वालिटी के साथ पहली बार डिलीवर हुआ है। तो अच्छा, ये आपने बताया नेताजी नगर और सरोजनी नगर आपको कोर्ट क्लियरेंसेस मिल गए। एंटिसिपेशन था कि इसी जनवरी के महीने में उसमें कामकाज शुरू हो जाएगा। आप कह रहे हैं कुछ माइनर क्लियरेंसेस के फिर से भेजा प्रस्ताव, तो अभी समय लगना है सर। किस टाइमलाइन पे आप वर्क कर रहे हैं? इन दोनों नेताजी नगर और सरोजनी नगर कब तक ये बहाल हो जाएगा? और आपने किदवई नगर की बात करी, किदवई नगर ईस्ट का इसी महीने मेरे ख्याल से सुनवाई आनी थी उस मामले की, 21 जनवरी मुझे बताया जा रहा था, है ना? जी जी, ऐसा है। देखिए, नेताजी नगर और सरोजनी नगर की अप्रूवल आ गई है, और कोर्ट ने ये कहा है कि आपने जो चेंजेस, हमने कुछ मकान कम किए हैं कोई 1-1.5%, उस मकान कम करने की वजह से अगर कोई आपको अप्रूवल लेनी है तो वो लीजिए, वो ले रहे हैं। लेकिन पैरेलली साइट पर काम, जैसे बैरिकेटिंग करना, बाकी प्रिपरेटरी वर्क करना, वो शुरू हो गया है। तो इसे मैं फिजिकली मानता हूं कि काम शुरू हो गया है, और आगे की जो कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करने हैं उसकी कार्रवाई शुरू हो रही है। तो उसमें कोई भी ऐसा इशू नहीं है जो कि कोर्ट या किसी भी और अथॉरिटी के पास पेंडिंग हो। और सबसे अच्छी बात ये हुई है कि जो ये पिछले 6-7 महीने ये रुक गया था काम, उस दौरान जो वहां पे मकान थे जिनको खाली करके तोड़ के बनने थे, वो खाली हो गए। तो एक जो 6-7 महीने का टाइम आगे लगना था, वो पहले ही काफी हद तक पूरा हो गया। और हो सकता है इस सबको लेकर 1-2 महीने की प्रोजेक्ट के अंदर डिले हो, वो 5 साल का पीरियड था, लेकिन आप देखेंगे कि उससे जल्दी तैयार हो जाएगा। तो इन दोनों प्रोजेक्ट को बिल्कुल क्लियर ही मानते हैं, और इसका कोई कहीं पर पेच नहीं फंसा हुआ है। अच्छा, जहां तक आपने किदवई नगर का काम की बात की,
जी बोलिए। हाँ सर, हाँ, आप बताएं, हाँ, आप किडवई नगर बताएं सर। आप किदवई नगर की बात कर रहे थे। किदवई नगर का प्रोजेक्ट आज की डेट में तकरीबन 88% से लेकर 90% कंप्लीट हो गया है। उसके अंदर किसी ने एक पीआई वो कोई लिटिगेशन डाला था कि यहाँ पर पानी की समस्या है, इसको कैसे ठीक करेंगे। तो कोर्ट ने कल डेट थी 21 तारीख को, हमने कोर्ट को बताया था कि यहाँ पर ये पहला इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर पानी की रिक्वायरमेंट 50% कम है, कारण कि जो रिसाइकल्ड वाटर है वही यूज़ किया जा रहा है 5000 मकानों में और 15 लाख स्क्वायर फीट ऑफिस एरिया में। तो कोर्ट ने कल उसको संज्ञान लेके उसको अप्रूव कर दिया कि पानी की कोई समस्या नहीं है, ये इशू खत्म हो गया। सिर्फ उन्होंने कल ये कहा है कि यहाँ पर ट्रैफिक इससे कोई जनरेट हो जाएगा इस जगह पर, इसके बारे में एक स्टडी की जाए। आईआईटी को लगाया था और 14 तारीख को या अगले फरवरी में कोई डेट दी है, 11 तारीख दी है, तो उस दिन उसको लेकर सुनवाई होगी। लेकिन कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि आप काम बंद कर दें, काम वो चलता रहे। उन्होंने कहा है कि फ्रेश अलॉटमेंट ना करें जिससे कि पानी के ऊपर और ट्रैफिक के ऊपर कुछ समस्या है। पानी की खत्म हो गई है, ट्रैफिक की आने वाले में समय में खत्म हो जाएगी। तो मोटा मोटी ये जो इश्यूज हैं बहुत ज्यादा दिक्कत वाले नहीं है, थोड़ा समय लग रहा है लेकिन इवेंचुअली ये सब एयरनाइट होते हुए नजर आएंगे इश्यूज। अच्छा, आपका कॉन्फिडेंस अभी भी बरकरार है? मैं पढ़ रहा था मैनेजमेंट, यानी कि आप अभी भी कॉन्फिडेंट है FY19 में 30 से 35% साल दर साल रेवेन्यू ग्रोथ आप लोग क्लॉक करके दिखाएंगे इन एग्जीक्यूशन डिलेज के बावजूद। ये कहां से कॉन्फिडेंस आ रहा है सर? देखिए, ऐसा है कि कॉन्फिडेंस तो ये 30% मुझे इसलिए कहना पड़ता है कि इतना सारा एनवायरनमेंट नेगेटिव कर लिया। अदरवाइज जिस तरह की ऑर्डर बुक है कंपनी की ऊपर, सरकार का, ये सभी लोगों का कॉन्फिडेंस है ये कम से कम 50% की रेवेन्यू ग्रोथ होनी चाहिए। और ये अब 30% का हम कह रहे हैं, लेकिन ये जैसे ये मार्च अप्रैल के बाद ये दोनों तीनों प्रोजेक्ट शुरू होंगे आप देखेंगे। लेकिन आपने ये पूछा कि ये कहाँ से कॉन्फिडेंस आ रहा है, हमें कुछ लार्ज वैल्यू के पीएमसी के काम भी पिछले एक साल में ऐसे मिले जिनको हमने शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आम्रपाली की बात कर रहे हैं आप? बिलासपुर का काम शुरू किया है। नहीं, मैं आम्रपाली की नहीं बात कर रहा। एम्स बिलासपुर का काम अभी 4 महीने पहले कोई 1200 करोड़ रुपए का सरकार ने दिया, और कल ही 4 महीने सबसे कम पीरियड लगा कि जिसको डिजाइन भी हो गया, अप्रूवल भी हो गई, ठेकेदार लग गया, और वो कल मंत्री जी ने वहां जाके उसका भूमि पूजन या ये कहें शिलान्यास किया। तो उस तरह के 1200 करोड़ अभी एक देवघर में इस तरह के एम्स कर रहे हैं, या और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, रोड कर रहे हैं, बॉर्डर फेंसिंग कर रहे हैं, तो रेवेन्यू उससे आएगी। और जहां तक रेवेन्यू बढ़ेगी उसका मैं बता रहा हूं कि जो ये रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स आएंगे इनसे रेवेन्यू बढ़ेगी। ठीक, अच्छा। लेकिन मार्केट को, और आपको मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि कंपनी के बारे में, जो कंपनी आज से 4 साल पहले 3000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू करती थी, 12000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक थी, या 6000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक थी, इतने बड़े स्केल पे अब काम करती है। इस तरह की चीजें आती हैं और इसको स्टेबलाइज होने के लिए बीच बीच में इस तरह के रोड़े या अड़चन आएंगी, और उसको लेकर मेरे को कभी भी चिंता नहीं हुई एक दिन भी, क्योंकि जिस तरह से हम काम कर रहे हैं ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अच्छा, एग्जीक्यूशन तो खैर Q2 में भी पिकअप हुआ, तो लास्ट क्वार्टर की अर्निंग्स आपने रिपोर्ट करी थी, पर उस एग्जीक्यूशन पिकअप के बावजूद आपकी कंपनी का EBITDA सर उस दौरान गिर गया था 30% के आसपास। तब मैं पढ़ रहा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लेकर इश्यूज के चलते वो मार्जिन पे प्रेशर था। तो मार्जिन को लेकर ऐसी कोई हेडविंड्स तो नहीं? एज्यूम करूं कि सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लेकर हेडविंड्स है? देखिए, बहुत सिंपल सा फार्मूला है हमारी कंपनी के काम कर, अगर रेवेन्यू बढ़ रही है तो हमारी फीस बढ़ेगी, क्योंकि हम फीस पे काम करते हैं, ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। तो हमारा खर्चा क्या है, उस फीस बढ़ने के साथ में हमारी एम्प्लॉयज़ कॉस्ट, आप कभी भी उठा के देखेंगे पिछले 2 साल में एम्प्लॉयज़ कॉस्ट कांस्टेंट है या कम हो रही है उसके हिसाब से। तो बाकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से या जो भी फाइनेंशियल तरीके हैं उससे अगर आपको EBITDA कम लग रहा है वो अलग बात हो सकती है। खर्चा कंपनी का सिर्फ एक ही हो सकता है, कंपनी के पास डेट नहीं है, कोई इंटरेस्ट का खर्चा नहीं है, इंटरेस्ट कमाती है कंपनी, तो कम EBITDA होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अच्छा, NBCC की बात हो और आपकी ऑर्डर बुक की बात ना, ऐसा हो नहीं सकता सर। FY18 के एंड में गजब की 80,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक थी। आप लोग का रीजनेबल कॉन्फिडेंस था कि FY18 के बाद FY19 में 25,000 करोड़ रुपए के और अतिरिक्त एडिशनल ऑर्डर्स आप लोग गार्नर कर लेंगे। तो इस समय कितना इस साल एडिशनल एक्रीशन हो चुका है? कॉन्फिडेंट अभी भी 25,000 करोड़ रुपए के आसपास ऑर्डर बुक और इजाफा एक्सपेक्ट करूं इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक? 100%। तो मतलब आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक शायद 1-1.25 करोड़ के आसपास पहुंचे, 1 लाख करोड़ के आसपास पहुंचेगी, ऐसा होगा क्या सर? 1 लाख करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक हो जाएगी इस फाइनेंशियल ईयर एंड में। अरे वाह, तो ये तो कॉन्फिडेंस आपका अच्छा लग रहा है सर सुन के।
तो एक ये आम्रपाली वाला जैसे प्रोजेक्ट मिला आपको, जैसे आप पीएमसी की बात करें तब आपने एम्स बिलासपुर की बात करी, ये आम्रपाली ग्रुप से भी आपको 8,000 करोड़ रुपए के आसपास का कंस्ट्रक्शन वर्क एग्जीक्यूट करने को दिया गया है। क्या अपफ्रंट कोई इन्वेस्टमेंट होने वाला है इसमें किस तरह का फायदा बुना पाएंगे हम, या ये थोप दिया गया है? जहां तक अमरपाली का केस है, कोर्ट ने हमसे कहा कि ये काम करना है, क्या आप करेंगे? हमने कहा बिल्कुल करेंगे, हमारा बिजनेस है काम करने का, लेकिन हम इस कंपनी को ओन नहीं करेंगे, इसके डेट से या इसके फाइनेंशियल से हमें कोई मतलब नहीं है, हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के तौर पे काम करेंगे। कोर्ट ने कहा वही हम चाहते हैं कि आप जैसे भरोसे की सरकारी कंपनी कोई काम करके इसे दे दे। तो हमने कहा कि ये 8,000, उन्होंने पूछा हमसे, एक रिपोर्ट मांगी 15-20 दिन का टाइम देके, महीने भर का। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद हमने बताया कि 8,500 करोड़ रुपए का ये इस पे पैसा लगेगा और उसके ऊपर हम फीस चार्ज करेंगे, जो फीस चार्ज करते हैं। तो सरकार से हमने, कोर्ट से कहा कि इसके लिए पैसा हम नहीं लगाएंगे। तो कोर्ट ने बाकायदा क्लियर टर्म्स में कहा कि भाई पैसे हम आपसे नहीं लगवाना चाहते, आप इसे डिलीवर करके दें, हम आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पैसे का इंतजाम हम करके देंगे, चाहे उन डेवलपर से लें या उनकी प्रॉपर्टीज से लें। और वही आज भी कोर्ट कह रहा है, और कल परसों शायद डेट है, उस दिन हम बताएंगे कोर्ट को कि कुछ प्रोजेक्ट्स होपफुली कोर्ट चाहता है कि जल्दी से जल्दी शुरू किए जाएं। ठीक बात। तो आम्रपाली से ये, अच्छा, एनसीएलटी के जो कंपनीज फंसी हैं वहां पे दिक्कतों में, उसमें कहा जा रहा है आप भी बिड कर रहे हैं। लास्ट अपडेट मेरे पास था कि एनबीसीसी कोशिश कर रहा है जेपी इंफ्राटेक को एक्वायर करने की, क्योंकि बहुत तगड़ा रियल एस्टेट डेवलपमेंट पोटेंशियल है उस कंपनी का। आपने वाकई बिड कर रखा है सर, और अपडेट क्या है उसको लेकर, और क्या फायदा मिलेगा एनबीसीसी के शेयर होल्डर्स को उसका? आप सही, देखिए आप सही कह रहे हैं कि एनसीएलटी में जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर गई हुई है और हमने उसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया है और अब उसका रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करना है। और ये एक नई दिशा में हम काम कर रहे हैं कि कंपनी, हमने 2 सरकारी कंपनी खरीदी है पीछे, उसके बारे में बात करूंगा बाद में। तो हमने कहा कि ये एक रियल एस्टेट की कंपनी है, रोड इसमें साथ में है, जिसमें 33 साल का सड़क का टोल आ रहा है और बढ़ेगा, एयरपोर्ट आ रहा है उस जगह पे, दिल्ली जेवर एयरपोर्ट, और बहुत सारी एक्टिविटी हो रही हैं। तो हम उसके अंदर बाकायदा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 20-22 हज़ार लोगों को मकान देने हैं, हमारा अपना बिजनेस है यही काम करने का, कि मकान बनाना, कंप्लीट करना, उससे रेवेन्यू आएगा। अब यहाँ मैं रेजुलेशन प्लान तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन मोटा मोटा मैंने शायद आपको बता दिया कि उससे क्या फ़ायदा हो सकता है कि 3-4 हज़ार एकड़ ज़मीन है, तो आप समझ सकते हैं। और हम सरकार की कंपनी, हमारी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, तो जो प्रिविलेज मिलती हैं उसके साथ जिम्मेदारी बनती है, तो वो काम करेंगे। लेकिन फिर वही बात है कि जब रेजोल्यूशन प्लान सबमिट हो जाएगा और निकल के आएगा, तब आप देखेंगे और इन्वेस्टर देखेंगे कि ये अकलौती एक सरकारी कंपनी होगी या प्राइवेट कंपनी होगी इस तरह के करेजियस काम करती है, जिसके अंदर रिस्क के छोड़ के, बिना रिस्क के। तो जैसे मैंने अमरपाली के लिए कहा कि अभी तक आपसे लेके हर आदमी को ये लगता है कि हम पैसे लगा रहे हैं। एज अ शेयर होल्डर, एज एन आउटसाइड वॉचर, आम्रपाली, जेपी इंफ्राटेक, जैसे आपने वर्ड करा जिम्मेदारी बनती है एक सरकारी कंपनी की, ये जिम्मेदारी बनती है या फिर इनमें कोई रीजनेबल बिजनेस सेंस भी है इन वेंचर्स में उतरने का, या फिर ये सिर्फ जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए है? मेरा फायदा होगा एज अ शेयर होल्डर इन वेंचर्स में आपके? जैसे मैंने आपको कहा, अमरपाली के केस में 8,500 करोड़ रुपए का काम हमें पीएमसी पे कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर प्रोजेक्ट होगा, तो आप समझ सकते हैं कि पैसे का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि दिक्कत आएगी। जब देश की इतनी बड़ी अदालत वो काम कर रही है, हमने बहुत क्लियर आपको बता दिया, और कोर्ट ने भी कहा है कि हम उसके अंदर कोई पैसा नहीं लगा रहे, हमारी कमिटमेंट नहीं है। जेपी के अंदर जब हम एक जिम्मेदारी की बात कहते हैं, लेकिन साथ में सबसे बड़ा इशू है कि कंपनी है, ये कंपनी, सरकार कंपनी को कभी डायरेक्ट नहीं करती कि आप ये काम करिए, और ये तो लिस्टेड कंपनी है, हमने उसके अंदर बिजनेस सेंस देखा है। ठीक बात। पिछली बार जब ये एनसीएलटी में आई थी 2 साल पहले, हमने नहीं तब बिड किया था। आज हमें लगा है कि एनवायरनमेंट बेटर हो गया है, बहुत सारी चीजें सुलझ गई हैं वहां पर, तो अब बिड कर रहे हैं इस बार। ठीक बात। चलिए मित्तल सर, मजा आया आपसे बातचीत करके। काफी सारे कंसर्न्स थे जिनको आपने वो अबेट करने में, कंसर्न्स डाई डाउन करने में मदद कराई। अब काफी हद तक रीजनेबल कॉन्फिडेंस लौटता हुआ स्क्रीन पे दिख भी रहा है। अब ये स्टॉक दिन के हाईस पे इस समय बातचीत करते करते आपकी स्क्रीन पे इस समय कामकाज करता हुआ एनबीसीसी, लेकिन ये सच है, साल के हाईस जो थे 125 रुपए के, वहां से इस तरह की पिटाई हुई थी अब इस स्टॉक की। अब शायद सारा कंसर्न्स प्राइस में है ये बात करने के लिए एनालिस्ट को लेकर आते हैं। रडार पे आज है एनबीसीसी इंडिया, जिसके मैनेजमेंट से हमने बातचीत करी, और अब इस कंपनी में निवेश की रणनीति क्या, उस पर बात करते हैं। टारगेट इन्वेस्टिंग के फाउंडर समीर कालरा साहब जुड़ते हुए। समीर जी, बहुत पिटा है स्टॉक, 125 के हाई से इस तरह के 50-60 के लेवल्स पे ट्रेड होता हुआ। हालांकि मैनेजमेंट तो अब रीजनेबली कॉन्फिडेंट साउंड कर रहा है, स्टॉक में भी आज देख रहे होंगे आप लो लेवल से एक रिकवरी आती हुई,
कॉल क्या होगा दरअसल इन लेवल्स, सब 60 लेवल्स में निवेश कर डालूं, क्या पैसा डालूं? हमारा कॉल एक बाय का है एनबीसीसी में, और हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट 68 का है। ये अगले 6 महीने में आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें पिछले 2 सालों से इन्होंने काफ़ी प्रॉब्लम्स के झेली हैं, क्योंकि उसमें अकाउंटिंग इशू चेंजेस थे, 2 बड़े प्रोजेक्ट्स इनके हॉल्ट हो गए थे। तो अब जब वो हाई कोर्ट का अप्रूवल आ गया है, तो मेरे ख्याल से आगे 6 से 12 महीने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस होगा अर्निंग्स में, और उसी हिसाब से पीई भी एक्सपैंड हो जाएगा, जहाँ पे आपको प्राइसिंग काफ़ी अच्छी वापस मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आप अच्छी तरह इसको एक ट्रांचेस में बाय कर सकते हैं, लेकिन मार्च का भी क्वार्टर रिजल्ट शायद थोड़ा कम आए, तो इसलिए आप मार्च के क्वार्टर के रिजल्ट्स पे भी ऐड कर सकते हैं उसको। ठीक बात, तो यहां से स्टैगर्ड वे में बाइंग करने के मौके। एनबीसीसी सब 60 के नीचे जो इन लेवल्स पे कामकाज कर रहा है, एक अट्रैक्टिव बाय हो सकता है। इमीडिएट 68 तक के टारगेट, इवेंचुअली फिर शायद अच्छी मजबूती है, स्टॉक आगे भी दिखाने का दमखम रखता है। समीर जी धन्यवाद आपका, और चलिए आज के न्यूयॉर्क कंपनी में इतना ही। ब्रेक के उस पार आखिरी सौदा। नमस्कार।